गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिवालिया संबंधी खाते का चैप्टर चल रहा है। आज इस चैप्टर में रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड रिवाइज डेफिशिएंसी अकाउंट किस प्रकार बनाया जाता है को समझेंगे। प्यारे बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे कहा है 31 मार्च 2016 को मुंबई वाले बी की संपत्तियां 40,000 रुपये की थी। ये बी हैं और मुंबई के रहने वाले हैं। जब ये मुंबई के रहने वाले हैं तो इन पर प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम 1909 लागू होता है। इनमें फर्नीचर 1,000 रुपये और इसका प्राप्य मूल्य 30% दे रखा है तथा मशीनरी 5,000 रुपये और मशीनरी का प्राप्य मूल्य 60% दे रखा है। इसका मतलब ये 34,000 रुपये की अन्य संपत्तियाँ हो गई, क्योंकि ये इसमें शामिल हैं दोनों संपत्तियाँ। उसके दायित्व दे रखे हैं 30,000 रुपये के और इन दायित्वों में 2,000 के दायित्व मशीनरी द्वारा पूर्णतः रक्षित हैं। मशीनरी 5,000 की है और उसका जो प्राप्य मूल्य है, उसके जो बाजार मूल्य है वो 60% है, 3,000। तो इसका मतलब इसको हम लिस्ट बी में दिखाएंगे फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, क्योंकि सिक्योरिटी अधिक है और लोन कम का है। तथा 500 रुपये के दायित्व फर्नीचर द्वारा रक्षित थे। ये फर्नीचर और फर्नीचर की जो वैल्यू थी वो 1,000 थी, उसकी रियलाइज वैल्यू 30% 300 रुपये। इसको लिस्ट सी में दिखाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी कम है और लोन अधिक है। उसने दिवालिये के लिए आवेदन दिया है और 15,000 रुपये की अनुमानित कमी बिना प्रयोग किए हुए, जिनके लिए कोई लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया प्रकट की 15,000 की डेफिशिएंसी दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट पहले बनाया जा चुका है, लेकिन नए जो दायित्व हैं जिनका लिखा नहीं हुआ है उनके बारे में ये दे रखा है। 4 लेखकों का वेतन 1,300 रुपये, 4 मजदूरों की मजदूरी 500 रुपये, भूस्वामी का 3 माह का किराया 300 रुपये, आयकर 300 रुपये, बिक्री कर 100 रुपये, प्रबंधक का वेतन 2,000 रुपये और एक कर्मचारी को श्रमिक क्षति पूर्ति अधिनियम के अंतर्गत देय राशि 400 रुपये और गृह कर 100 रुपये। उपरोक्त विवरणों से उसका स्थिति विवरण व कमी खाता बनाइए। तो जब डेफिशिएंसी अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पहले से ही बनाया जा चुका है और नई संपत्तियां या नए दायित्व का पता लगता है, उनका लेखा उस समय नहीं हो पाया, तो अब जो नए दायित्व पता लगते हैं तो उसको दायित्व पक्ष में दिखाएंगे, चाहे वो लिस्ट ए में आए, चाहे लिस्ट बी में आए, चाहे लिस्ट सी में आए, चाहे लिस्ट डी में आए, दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। साथ में जितने भी नए दायित्व होंगे उनको डेफिशिएंसी अकाउंट के राइट साइड में भी दिखाएंगे। और अगर कोई नई संपत्ति पता लगती है जिसका लेखा नहीं हुआ है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, उसे संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे लिस्ट ई, एफ या जी में। और ये जो नई संपत्ति पता लगेगी उसको डेफिशिएंसी अकाउंट के लेफ्ट साइड में भी दिखाई जाएगी, उसकी जो मार्केट वैल्यू है। तो प्यारे बच्चों, बनाते हैं रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सबसे पहले आप लिस्ट ए लिखिए और आप जानते हैं लिस्ट ए में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिखे जाते हैं, सुरक्षित देनदार। और इस क्वेश्चन में कुल पुराने दायित्व दे रखे हैं 30,000 के और इन पुराने दायित्व में 2,000 रुपये के दायित्व, 2,000 रुपये का ऋण जो मशीनरी द्वारा सुरक्षित है, जिसे लिस्ट बी में दिखाना है फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अंतर्गत, तो उसे हम घटा देंगे। और 500 रुपये का दायित्व जो फर्नीचर द्वारा सुरक्षित है, जिसे लिस्ट सी में दिखाना है, उसको भी घटा देंगे। तो ये आपके कुल पुराने असुरक्षित दायित्व आ जाएंगे 27,500 रुपये। इसके बाद जो नए दायित्व पता लगे हैं जिनका लेखा नहीं हुआ है, और इसी कारण रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना पड़ रहा है। तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन में 4 लेखकों का वेतन 1,300 रुपये दे रखा है और इस पर प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम लागू होता है, क्योंकि बी मुंबई के रहने वाले हैं और मुंबई में प्रेसिडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम 1909 लागू होता है। और प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम 1909 के अंतर्गत एक क्लर्क के लिए, एक लिपिक के लिए 300 रुपये
पूर्वाधिकारी ऋण माना जाता है। तो यह 4 लिपिक हैं, 4 क्लर्क हैं, तो 4 क्लर्क के लिए 1200 रुपये पूर्वाधिकारी ऋण माना जाएगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में लिस्ट डी में दिखाया जाएगा। तो क्लर्क सैलरी में 1200 रुपये आप लिस्ट डी में लिखिए और 1300 रुपये दे रखे, तो जो शेष बचे उसको लिस्ट ए में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में दिखाया जाएगा। तो क्लर्क सैलरी में 100 रुपये आप लिस्ट ए में लिखेंगे। उसके बाद 4 मजदूरों की मजदूरी दे रखी है क्वेश्चन में, देखिए, और ये 500 रुपये दे रखी है। और प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम में एक मजदूर के लिए 100 रुपये पूर्वाधिकारी ऋण माना जाता है। तो 4 मजदूर हैं, 400 रुपये हो गए। तो 400 रुपये की बेसिस हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंतर्गत लिस्ट डी में दिखाएंगे और 100 रुपये की जो बेसिस बची उसे लिस्ट ए में दिखाया जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहते हैं। इसके बाद इसमें 3 माह का किराया दे रखा है और प्रेसिडेंशियल टाउन दिवाला अधिनियम में 1 माह का किराया पूर्वाधिकारी ऋण माना जाता है। तो ये 3 माह का किराया 300 रुपये दे रखा है, तो 1 माह का किराया 100 रुपये हो गया। तो रेंट 100 रुपये लिस्ट डी में दिखाएंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में और 200 रुपये का रेंट लिस्ट ए में दिखाएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। इसके बाद मैनेजर सैलरी दे रखी और मैनेजर सैलरी लिस्ट डी में नहीं जाती, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में शामिल नहीं होती, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में दिखाई जाती है। तो मैनेजर सैलरी 2000 रुपये लिख दीजिए और ये टोटल आपका लिस्ट ए का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गया 29,900। इस लिस्ट को आप वर्किंग नोट में भी बना सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ए 29,900 और यहाँ भी आप इसको दिखा सकते हैं जैसा आप चाहें। उसके बाद लिस्ट बी लिखेंगे आप और लिस्ट बी में आप जानते हैं फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिखे जाते हैं और सिक्योरिटी यहाँ मशीन दे रखी है, उसकी बुक वैल्यू 5000 है और उसकी जो रिलायंस वैल्यू है 60% है। तो रिलायंस वैल्यू लिखी जाती है, रिलायंस वैल्यू मार्केट वैल्यू होती है। तो ये इसकी जो मशीनरी की सिक्योरिटी के रूप में रखी है और उसकी रिलायंस वैल्यू 3000 हो गई। इस पर लोन जो 2000 रुपये का ले रखा है 2000 रुपये घटा देंगे तो 1000 का सरप्लस आ गया। इसके बाद लिस्ट सी में आप पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स दिखाते हैं जिसमें लोन की राशि अधिक होती है और सिक्योरिटी की राशि कम होती है। फर्नीचर गिरवे रखा है और इस पर 500 रुपये का लोन ले रखा है। फर्नीचर की जो बुक वैल्यू है वो 1000 रुपये है और इसकी 30% इसकी रिलायंस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है। तो 300 रुपये सिक्योरिटी हो गई और घटा देंगे तो ये 200 रुपये बचे और 200 रुपये जो बचा है उसको हम बाहर एक्सपेक्टेड टू रैंक में लिख देंगे। लिस्ट 2 ही बाहर लिखी जाती हैं रैंक में, ए और सी पे जो राशि बचती है वो लिखी जाती है। इसके बाद लिस्ट डी में पूर्वाधिकारी लेनदार लिखे जाते हैं जिनका सबसे पहले भुगतान किया जाता है और इसमें क्लर्क सैलरी 1200 रुपये क्योंकि 4 क्लर्क हैं और एक क्लर्क के 300 रुपये पूर्वाधिकारी माने जाते हैं तो ये 1200 हो गए। और वेजेस 4 मजदूर दे रखे हैं, एक मजदूर के लिए 100 रुपये पूर्वाधिकारी ऋण माना जाता है तो 400 हो गए। और रेंट 1 माह का पूर्वाधिकारी माना जाता है तो 100 रुपये हो गया। और जितने भी कर होते हैं जो सरकारी दायित्व होते हैं जो सरकार को देय होते हैं या वैधानिक या लीगल जो लाइबिलिटीज होते हैं उनको भी पूर्वाधिकारी ऋण माना जाता है। तो इनकम टैक्स लिख देंगे 300 रुपये और सेल टैक्स 100 रुपये और हाउस टैक्स 100 रुपये और कंपेंसेशन क्षतिपूर्ति दे रखी है ये वैधानिक दायित्व है 400 रुपये। इस प्रकार 2600 रुपये के पूर्वाधिकारी लेनदार हो गए और इसको ग्रोस में लिखेंगे और रैंक में नहीं लिखेंगे क्योंकि इनका भुगतान पहले किया जाता है और इनको इधर असेट साइड में घटाया जाता है। इसके बाद संपत्तियों में सबसे पहले आप लिस्ट ई लिखेंगे और लिस्ट ई में ऐसी संपत्तियां लिखी जाती हैं जो गिरवी नहीं रखी। यहाँ कुल पुरानी संपत्तियां 40,000 की दे रखी हैं जिसमें 1000 रुपये का फर्नीचर और 5000 रुपये की मशीनरी शामिल है। तो शेष जो संपत्तियां पुरानी बची वो 34,000 की बची, 34,000 की। और इनकी रिलायंस वैल्यू निकालेंगे। तो रिलायंस वैल्यू कैसे निकालेंगे? रिलायंस वैल्यू का जो सूत्र है वो ओल्ड लायबिलिटीज जो पुराने कुल दायित्व हैं माइनस अनुमानित कमी जो पुरानी कमी है ओल्ड डेफिशिएंसी, असेट्स रिलायंस वैल्यू बराबर ओल्ड लायबिलिटीज माइनस ओल्ड डेफिशिएंसी। तो जो कुल पुराने दायित्व थे 30,000 के और जो अनुमानित कमी जो कमी दे रखी है डेफिशिएंसी दे रखी है ओल्ड डेफिशिएंसी 15,000 की दे रखी है क्वेश्चन में आप देखिए। तो ये
कुल संपत्तियों की जो रियलाइज वैल्यू है वो 15,000 आ गई। 30 में 15 घटाएंगे तो 15,000 आ गई। अब इसमें से आप फर्नीचर की और मशीन की रियलाइज वैल्यू घटा देंगे तो जो शेष संपत्तियां बची हैं 34,000 उनकी रियलाइज वैल्यू आ जाएगी। तो 15,000 में 300 रुपए फर्नीचर की रियलाइज वैल्यू है और मशीन की रियलाइज वैल्यू 3,000 रुपए है, तो उसकी घटा देंगे 11,700 रुपए। ये 34,000 की रियलाइज वैल्यू आ गई, मार्केट वैल्यू आ गई। इसके बाद लिस्ट एफ डेटर्स लिखते हैं, क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं, डैश लगा देंगे। और लिस्ट जी में बी आर और पी एन लिखते हैं, बिल रिसीव्ड एंड प्रोविजनरी नोट्स, वो भी नहीं दे रखे हैं तो उसमें डैश लगा देंगे। इसका टोटल कर लेंगे और टोटल 11,700 रुपये आएगा। सरप्लस जो लिस्ट बी से आया है उसको जोड़ देंगे 1,000 रुपये और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर घटा देंगे 2,600। इस प्रकार नेट असेट्स लाइज आ जाएगी आपकी 10,100 रुपये। और रैंक इसका टोटल कर लेंगे अब रैंक का, और रैंक का टोटल 30,100 और ग्रॉस लाइबिलिटीज का टोटल 35,000। और इस 30,100 में हम जो नेट असेट्स इसको घटा देंगे तो ये आपकी डेफिशिएंसी, जो न्यू डेफिशिएंसी है, जो वास्तविक डेफिशिएंसी है वो 20,000 रुपये आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये आपका रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन जाता है। इसके बाद रिवाइज डेफिशिएंसी अकाउंट बनाएंगे। प्यारे बच्चों, बनाते हैं रिवाइज डेफिशिएंसी अकाउंट। और रिवाइज डेफिशिएंसी अकाउंट वैसे ही बनाते हैं जैसे डेफिशिएंसी अकाउंट बनाते हैं, बस अंतर इतना है कि जो नए दायित्व पता लगे हैं जिनका लेखा नहीं हुआ है उन सभी को डेफिशिएंसी के राइट साइड में दिखाई देगा। अगर कोई संपत्ति पता लगी जिसका लेखा नहीं हुआ है, उस संपत्ति का बाजार मूल्य डेफिशिएंसी के लेफ्ट साइड में दिखाया जाएगा। बाकी वैसे ही बनाते हैं जैसे डेफिशिएंसी अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले आप कैपिटल लिखेंगे और क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दे रखी है, और जब कैपिटल नहीं देगी तो आप कैपिटल कैसे निकालेंगे? टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटीज घटा देंगे। तो जो टोटल ओल्ड असेट्स हैं उसमें से टोटल ओल्ड लायबिलिटीज आप घटा देंगे तो कैपिटल आ जाएगी। तो टोटल ओल्ड असेट दे रखे हैं 40,000 और टोटल ओल्ड लायबिलिटीज दे रखे हैं 30,000, तो 10,000 की कैपिटल होगी, क्योंकि कैपिटल एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज होती है। इसके बाद अगर कोई प्रॉफिट दे रखा है तो उसको भी लिख देंगे, और अगर कोई नई संपत्ति पता लगी है तो उसको भी लिखेंगे। इस क्वेश्चन में नहीं कोई नई संपत्ति पता लगी है तो अब क्या लिखेंगे आप? जो आपने डेफिशिएंसी निकाली है रिवाइज डेफिशिएंसी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, उसको लिख देंगे लिस्ट एज डेफिशिएंसी, और ये 20,000 आपने निकाली है तो 20,000 रुपये लिख देंगे। तो इधर की साइड ये कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद ये राइट साइड आप बनाएंगे, और राइट साइड में सबसे पहले जो संपत्तियों की हानि है, जो पुरानी संपत्तियों की हानि है उसको लिखेंगे। तो ये पुरानी संपत्तियां में फर्नीचर था 1,000 का, और इसकी जो रियलाइज वैल्यू थी वो 300 रुपये थी 30%। तो इस प्रकार फर्नीचर पर 700 रुपये की हानि हुई, और मशीनरी की जो बुक वैल्यू थी वो 5,000 थी, और इसकी जो रियलाइज वैल्यू 60% थी 3,000, तो मशीनरी की हानि 2,000 रुपये हो गई। और अदर असेट्स 34,000 रुपये की बची 34,000 की, और इनकी जो रियलाइज वैल्यू थी वो 11,700 थी। इस प्रकार अदर असेट्स का जो लॉस हो गया वो 22,300 का हो गया, और टोटल ये जो हानि हो गई संपत्तियों की वसूली पर 25,000 की हो गई, वो आपने लिख दी। उसके बाद जो नए दायित्व पता लगे हैं, चाहे वो लिस्ट ए में दिखाया है, चाहे बी में, चाहे सी में, चाहे डी में, उन सभी नए दायित्व को डेफिशिएंसी के राइट साइड में लिखा जाएगा। यही नई बात है, इसीलिए रिवाइज डेफिशिएंसी अकाउंट बन रहा है, क्योंकि इनका लेखा नहीं हो पाया है, ये पहले पता नहीं लगे हैं। तो क्लर्क सैलरी थी 1,300 रुपये, वेजेस थे 500 रुपये, रेंट था 300 रुपये, इनकम टैक्स था 300 रुपये, सेल टैक्स था 100 रुपये, हाउस टैक्स था 100 रुपये, कंपेंसेशन थी 400 रुपये, और मैनेजर सैलरी थी 2,000। इस प्रकार ये जो नए दायित्व थे वो 5,000 रुपये के थे, ये सभी लिख दिए 5,000। अब टोटल कर लेंगे, ये टोटल आपका 30,000, और ये टोटल दोनों तरफ का बराबर आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये
आपका रिवाइज डेफिशिएंसी अकाउंट बन गया। और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों की समझ में आज ये रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और रिवाइज डेफिशिएंसी अकाउंट किस प्रकार बनता है ये समझ में आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आता है और लगता है ये चैनल आपके लिए लाभदायक है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी लिखिए, क्योंकि आपका लाइक, आपका कमेंट नई ऊर्जा प्रदान करता है। और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि औरों का भी भला हो सके, क्योंकि कर भला तो हो भला।